हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा कार्यालय हिंदी और अनुवाद। कार्यालय हिंदी संपूर्ण जानकारी सभी छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कार्यालय अनुवाद का अर्थ क्या है। तो कार्यालय से तत्पर होता है कार्यालय। कार्यालय का तत्पर क्या होता है? कार्यालय का अर्थ हो जाता है हमारा कार्य करने का स्थान। ठीक है, तो स्थान तो कई तरह के होते हैं, लेकिन कार्यालय यानी कि सरकारी कामकाज के स्थान। ठीक है, अब देखेंगे कार्यालय अनुवाद की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसमें पहले हम तीन देखेंगे। तीन मेन मुद्दा है। पहला है अंग्रेजी शासन, दूसरा है अंग्रेजी का वर्चस्व और तीसरा है सरकारी नीतियाँ। अंग्रेजी शासन इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहले के समय में हमारे देशों में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अंग्रेजी का प्रचलन बना दिया था। अंग्रेजी का चलन ही अंग्रेजी का वर्चस्व कहलाता है। ठीक है, और देखेंगे सरकारी नीतियाँ। जितने भी सरकारी कामकाज हैं वो सब अंग्रेजी में हुआ करते थे। जब अभी भी है, लेकिन उस समय ज़्यादा ही था। और अब देखेंगे जैसे 1963 राज्य भाषा अधिनियम 1963 की धारा जो 3 है, उसमें ये बताया गया था कि सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक तथा रिपोर्ट, प्रेस यानी कि मीडिया वाला, विज्ञापित, ये सब जो है ये करीब 14 प्रकार के प्रलेखों का द्विभाषी रूप में जारी किया जाना अनिवार्य है। यानी कि पहले सब कुछ अंग्रेजी में था, लेकिन द्विभाषी अब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में ही बनाया गया था। 14 प्रकार के प्रलेखों को अभी भी मान्यता दी गई थी और है भी। उसके बाद देखेंगे हम कि राजभाषा अधिनियम संशोधित 1967 के अनुसार जब तक सभी अहिंदी भाषी राज्य हिंदी को एकमात्र राज्य भाषा बनने के लिए सहमत न हो जाए, तब तक अंग्रेजी सरकारी कामकाज की सह राज्य भाषा के रूप में चलती रहेगी। यानी कि अभी 15 साल पहले भी ये बात बोली गई थी और अभी भी यही बात लागू है। 1967 में ही कहा गया था कि जब तक हिंदी को पूरा राज्य भाषा नहीं बनाया जाता है, तब तक अंग्रेजी जो है वो सह राज्य भाषा के रूप में चलती रहेगी। यानी कि यानी कि जहाँ पर हिंदी नहीं हो पा रहा है वहाँ पर अंग्रेजी से कामकाज चलेगा। लेकिन 15 साल में ये हुआ कि धीरे धीरे अंग्रेजी पूरा फैल गई। अंग्रेजी भाषा जो है पूरा सरकारी नीतियों में फैल गई और हिंदी का जो धीरे धीरे जो भी थोड़ा बहुत हिंदी का चलन था वो भी ख़त्म हो गया। इसीलिए हमारे कार्यालय में जो भाषाएं होती है उसको अनुवाद करना आवश्यक हो गया और लोगों को आवश्यकता भी पड़ने लग गई। उसके बाद देखेंगे हम कार्यालय अनुवाद की समस्या क्या रही। पहला है वाक्य रचना संबंधित। वाक्य मतलब छोटे छोटे से लाइन्स होते हैं, छोटे छोटे से सेंटेंस, उसको समझने के लिए अनुवाद करना, जो अनुवाद करना चाहिए उससे संबंधित हुआ। दूसरा है भाषा की सहजता एवं बोधगम। यानी कि अब इंग्लिश की जो भाषा है वो क्या है, वो कठिन है और हिंदी भी कठिन है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ और ही लिखा जाता है और हिंदी में कुछ और। अगर उसका अनुवाद करें तो वो कितना भी अनुवाद करेंगे तो क्योंकि अर्थ को तो हमें चेंज करना नहीं है, शब्द को हमें चेंज करना नहीं है, वही चीज़ को सेम हिंदी में लिखना बहुत ही कठिन हो जाता है और भाषा सरल और सहज हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये सब उसकी समस्या है अनुवाद का। उसके बाद आता है अर्थ का अनर्थ। कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई चीज़ में जैसे कि एक अर्थ को हम 2 मीनिंग वाले वर्ड इंग्लिश में यूज़ होते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश में एक वर्ड को 2 मीनिंग होते हैं, एक अच्छा और एक खराब। तो इसीलिए कभी कभी समझने के कारण अर्थ का अनर्थ भी निकल जाता है। कभी कभी अगर अच्छा लिखा रहता है तो हमें समझ में ना आने के कारण हम उसे गलत समझ लेते हैं। ये भी एक अनुवाद की समस्या है। उसके बाद देखेंगे 4 नंबर, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अनावश्यक शब्दों का प्रयोग। यानी कि अंग्रेजी का जो प्रभाव है उसमें आवश्यक शब्द तो होते ही हैं और अनावश्यक, यानी कि जो शब्द अच्छे होते हैं वो तो ठीक है, कुछ अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि कभी कभी हमें खुशी, जैसे खुशी नाम होगा तो खुशी तो एक, उसको हम इंग्लिश में हैप्पी भी कहेंगे। उसके बाद हम उसको एक नाम के तौर पर भी हम देखेंगे। तो कभी कभी अनावश्यक शब्द आ जाते हैं, जैसे कि बीच में कभी कभी आपको कुछ चीज़ ऐसा लिखा रहेगा और उसके बीच में खुशी ऐड कर देगा, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये खुशी शब्दों के अनुसार है या किसी का नाम है। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, जिसको हम अनावश्यक शब्द का भी प्रयोग कह सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे पारिभाषिक शब्दावली। इसमें क्या होता है कि जो पारिभाषिक होते हैं शब्द, उनको बदलने में भी थोड़ा कठिन होता है। यानी कि जो कठिन शब्द होते हैं, अब उनको मेन चीज़ बदल नहीं सकते, उसके अर्थ को हम बदल नहीं सकते, उसके अर्थ को ही हमें प्रयोग करना होता है, जिसके कारण पारिभाषिक शब्दावली हम कह सकते हैं।
जो शब्द को परिभाषी यानी कि परिपक्वता के पूर्ण से परिपक्व हो भाषा से, उसे हम अनुवाद में भी ये भी समस्याएं हो जाती है। 6 नंबर है अनुवाद के विषयगत ज्ञान की मांग। इसमें ये कहा जा रहा है कि अनुवादक से विषयगत यानी कि जो चीज़ में आप अनुवाद कर रहे हैं उसमें आपको भरपूर ज्ञान होना चाहिए। हर एक चीज़, हर एक छोटे छोटे शब्द को आप अच्छे से जानते हो, आप अच्छे से समझते हो और उसके बाद जाके आप अनुवाद करें। अगर आप हिंदी से इंग्लिश में करें तो आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, कठिन से कठिन और छोटे से छोटे शब्द। उसके बाद अगर हिंदी में अगर कर रहे हो तो आपको हिंदी भी आनी चाहिए, दोनों भाषा आपको आनी चाहिए। हिंदी में भी छोटे से छोटे, कठिन से कठिन, यानी कि किस समय इंग्लिश में हमेशा उल्टा लिखा रहता है, हिंदी में सीधा। हिंदी का आप इंग्लिश कर सकते हो आसानी से, लेकिन उसके बाद इंग्लिश को अगर हिंदी में करना थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। ये भी अनुवादिक समस्या है जिसको ज्ञान के तौर पर मांगा जाता है, यानी कि दोनों तरफ का ज्ञान बराबर का होना चाहिए, मतलब पूरा परिपूर्ण होना चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में, चाहे जो भी भाषा को आप ज्ञान दे रहे हो। यानी कि एक श्रोता जिसे आप सुनते हो और दूसरा है लक्ष्य भाषा जिसमें आप कन्वर्ट करते हो, अनुवाद करते हो, ट्रांसलेट करते हो। ठीक है, तो ये हमारी थी कार्यालय अनुवाद की समस्याएं थी और इसके अर्थ मैंने बताया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।